जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए स्पेन की सबमरीन तकनीकी रूप से सक्षम हुई साबित, अब ट्रायल्स के लिए तैयार। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के लिए जापान यूनिकॉर्न एंटीनास एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार। इंडियन आर्मी से पहले आर्मीनिया की सर्विस में शामिल हो जाएगी भारत की ATAGS। भारतीय प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर विजिट के दौरान पाकिस्तान का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हुआ एक्सपोज। और चीन ने अपनी मिलिट्री की फेक ड्रिल्स को रोकने का किया आह्वान। तो पहला अपडेट है इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I वाले प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए स्पेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस मिस्टर एम्पारो वल्कासे की तरफ से बताया गया है कि स्पेन की तरफ से नेवी के P75I प्रोग्राम के लिए जो सबमरीन ऑफर की गई थी, तो उस सबमरीन को इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी रूप से सक्षम घोषित कर दिया गया है और अब कुछ ही महीनों में उनकी सबमरीन अपने परीक्षण के लिए तैयार है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जो प्रोजेक्ट 75I वाला प्रोग्राम है, इसके तहत किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की पार्टनरशिप के साथ इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स को विकसित किया जाएगा, जो कि AIP फीचर के साथ आएगी। और फिलहाल इंडियन नेवी के स्टैंडर्ड में जो 2 फॉरेन कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें से एक है जर्मनी की थाइसेनक्रब मरीन सिस्टम और दूसरी है स्पेन की नेवेंटिया। और वहीं जो इस प्रोग्राम के लिए 2 इंडियन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनमें से एक है L&T और दूसरी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और अगर जर्मनी की थाइसेनक्रब मरीन सिस्टम ये टेंडर जीतती है, तो वो मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके इस प्रोग्राम के तहत अपनी सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगी। और वहीं अगर ये टेंडर स्पेन की नेवेंटिया जीतती है, तो वो L&T के साथ पार्टनरशिप करके अपनी सबमरीन भारत में बनाएगी। और बता दें कि नेवेंटिया की तरफ से भारत के लिए S80+ सबमरीन का ऑफर दिया गया है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही महीनों में इसी सबमरीन के AIP सिस्टम के साथ इसके ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा इस रिपोर्ट में स्पेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के हवाले से बताया गया है कि जो स्पेन है, उसने भारत के साथ कॉपरेशन करने वाले और भी क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें एम्यूनिशंस और मिसाइल्स का संयुक्त रूप से प्रोडक्शन करना भी शामिल है। बाकी जो जर्मनी की थाइसेनक्रब मरीन सिस्टम है, उसने भारत के लिए अपने टाइप 214 सबमरीन का ऑफर दिया है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि थाइसेनक्रब अपनी टाइप 218 सबमरीन भी ऑफर कर सकती है। बाकी एक अपडेट यह है कि 2024 की नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन पूरा हो चुका है, जो कि 5 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेवी के टॉप कमांडर्स ने मैरीटाइम डोमेन में भारत जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करता है, उन सभी का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया है और फोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर किया। और इस दौरान मेजर ऑपरेशनल, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, पर्सनल रिलेटेड इनिशिएटिव्स, इन सभी की समीक्षा की गई है। और इसी दौरान इंडियन नेवी के ट्विन कैरियर ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया गया था, जिसमें MiG-29 के फाइटर्स की एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर चेतक हेलीकॉप्टर्स की नाइट फ्लाइंग को भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया। निकेई बिजनेस डेली की रिपोर्ट के मुताबिक जापान इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में इस्तेमाल करने के लिए कम्युनिकेशन एंटीनास भारत को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जापानीज कंपनीज द्वारा बनाए गए यूनिकॉर्न कम्युनिकेशन एंटीना का एक्सपोर्ट शामिल है। और आपको बता दें कि इसका जो यूनिकॉर्न नाम रखा गया है, इसमें यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिकॉर्न के हॉर्न शेप में है। और इसका जो हॉर्न शेप का स्ट्रक्चर है वो इस एंटीना को एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इस एंटीना की खास बात यह है कि इसके एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल एंटीनास को कवर किया गया है, जिससे इस ओवरऑल सिस्टम का जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है और उससे इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ती है। और इसे एक सिंगल सिस्टम के अंदर आपको कम्युनिकेशंस, टैक्टिकल डेटा लिंक या टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, इन सभी के एंटीनास मिल जाएंगे। और इस एंटीना के लिए एक MOC 2023 में भारत और जापान के बीच साइन किया गया था। हालांकि इस डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है या नहीं, और अगर है तो कितना है, तो उसके बारे में फिलहाल अभी कोई ऐसी ऑफिशियल डिटेल तो देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आए थे उनमें जरूर कहा गया था कि ये जो यूनिकॉर्न एंटीनाज हैं ये भारत में ही बनेंगे। इंडियन आर्मी चीन के साथ लगे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अपनी आर्टिलरी फायर पावर को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा रही है, और जिसके तहत भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के साथ 2 नई रेजिमेंट्स को स्थापित किया गया। और पिनाका रॉकेट्स के 2 नई रेजिमेंट्स उन 6 रेजिमेंट्स का हिस्सा है जो कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बॉर्डर स्टैंड ऑफ शुरू होने के बाद भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए ऑथराइज की गई थी। बाकी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिनाका रॉकेट्स की नई रेजिमेंट्स के लिए सोल्जर्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, जो कि अगले 6 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जबकि फिलहाल अभी वर्तमान समय में वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर इंडियन आर्मी 4 पिनाका रेजिमेंट्स को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां पहले 2023 में यानी कि पिछले साल आर्मीनिया ने भारत को 6 ATAGS का ऑर्डर प्लेस किया था, और अब आर्मेनिया $155 मिलियन की डील के तहत भारत से 84 और ATAGS को खरीदना चाहती है। और इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि इंडियन आर्मी से पहले आर्मेनिया भारत के स्वदेशी ATAGS को प्राप्त कर लेगा।
क्योंकि अभी तक इंडियन आर्मी जो 310 ATGS को खरीदना चाह रही है, तो यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस डील को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बाकी आर्मेनिया ने केवल भारत के आर्टिलरी सिस्टम ही नहीं बल्कि अब भारत के स्वदेशी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बाकी दिलचस्पी से याद आया, अगर आपको हमारी वीडियोस दिलचस्प लगती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी डिफेंस स्कॉट की मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए जो हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था, तो वो आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। तो इसलिए समय रहते इस ऑफर का फ़ायदा जरूर उठाएं और एक्सेस करें 30 से अधिक प्रीमियम मिलिट्री शोज़। और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया था और श्रीनगर में अपनी रैली के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट करने वाले अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस किया और उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे दूसरे देशों में अपना पैसा खर्च करने के बजाय अपनी वेडिंग्स के लिए भारत की अलग अलग लोकेशंस जैसे कि जम्मू कश्मीर, इन जगहों को चूज़ करें। और जबकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर की मेन सिटी में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑफिशियल विजिट थी। और जैसे कि अलग अलग ऑफिशियल्स की तरफ से ऑलरेडी पहले भी कंफर्म किया गया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के विकास में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जबकि इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर वाले प्रोग्राम को भी अटेंड किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और इसी के चलते भारतीय प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर विजिट के दौरान हमारे कुछ एडवर्सरीज द्वारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा रन करने का प्रयास किया गया था। और उन एडवर्सरीज में मुख्य रूप से हमारा अपना ही निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान आता है। और इस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के दौरान पाकिस्तान द्वारा कुछ खास तरह के हैशटैग्स जैसे कि शट डाउन इन IIOJK ऑन मोदी विजिट, इस तरह से इनको ट्रेंड कराने का प्रयास किया गया था। और पाकिस्तान बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूथ फोरम फॉर कश्मीर या कश्मीर मीडिया सर्विस, तो इस तरह के पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी मिसलीडिंग और फेक पोस्ट वायरल की गई जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में शटडाउन रहा है भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के हमने आपको नाम बताए हैं तो इनका पहले से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में। इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ पत्रकार भी हैं जैसे कि नहीदा राजपूत, तो इनकी तरफ से भी भारत के खिलाफ हेट फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और उन लोगों की तकलीफ है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को देखकर, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। बाकी भारतीय प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर विजिट के दौरान जम्मू कश्मीर में कंप्लीट शटडाउन वाली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का प्रयास किया गया था। इसमें फेक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं और एक कंप्लीट शटडाउन वाली रिपोर्ट्स आपको खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया में ही देखने को मिलेंगी। और इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने में केवल ये पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि अल जजीरा जैसी साइट्स भी हैं, जिसमें अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और कुछ कश्मीरियों के हवाले से कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो श्रीनगर में स्पीच थी तो उससे कई सारे लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। अब बाकी वो बात अलग है कि अल जजीरा जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और कुछ कश्मीरियों की बात कर रहा है तो पाकिस्तान से या भारत से, तो ये तो अल जजीरा को ही पता होगा। बाकी भारतीय प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर विजिट पर जो वीडियोस हमने देखी हों जो वीडियोस हमने देखी हैं, जो आपने भी देखी होंगी, और हम एक्चुअल वीडियोस की बात कर रहे हैं, किसी फेक वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको देखकर नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह के दावे कर रही हैं तो उसमें से एक दावा भी सच हो। बाकी पाकिस्तान के जो कुछ मीडिया हैंडल्स अपने ही लोगों को गुमराह करने के लिए जो ऐसा दिखा रहे हैं कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही है, वहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम एक रियलिटी चेक और देना चाहेंगे कि भारत सरकार ने करीब 777 मिलियन US डॉलर्स तक के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की घोषणा करी है, जो कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और यहाँ की एग्रो इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। अब पाकिस्तान के लोगों को अपनी मीडिया से पूछना चाहिए कि आप वो रिपोर्ट निकाल के लाइए कि पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च आज तक किया है। हाँ, ये जरूर है कि POK में जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं उनके डेवलपमेंट में तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत बढ़िया करके खर्च किया है। चाइनीज़ मिलिट्री के टॉप जनरल ने चाइनीज़ मिलिट्री के अंदर फेक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ पर रोक लगाने का आह्वान किया है। और चाइनीज़ मिलिट्री के इस स्टेटमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उनका इशारा शायद चाइनीज़ मिलिट्री के लिए हथियार लिए जाने वाली प्रोसेस से है और जिसमें करप्शन इन्वेस्टिगेशंस पर मुख्य रूप से फोकस किया जाए। और चाइनीज़ मिलिट्री के जिस टॉप जनरल ने ये बात कही है तो उनका नाम है जनरल ही वीडोंग, जो कि चाइना के पावरफुल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सेकंड रैंक वाइस चेयरमैन है। और जो ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है तो ये चाइना की तीनों आर्म्ड फोर्सेस की ओवरऑल हाई कमांड है, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हेड करते हैं। बाकी उनका ये कहना है कि चाइनीज़ मिलिट्री में फेक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को रोकने की ज़रूरत है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे उन फेक ड्रिल्स की बात की जा रही है जो कि स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाती हैं। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये चाइनीज़ मिलिट्री की ट्रेनिंग में जो कमी है उसको दर्शाता है। और केवल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि चाइनीज़ मिलिट्री की जो इक्विपमेंट है उनमें भी कई तरह की कमियाँ हैं।
अब उस कमी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार वाला कारण भी शामिल है, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की रिजीम में काफ़ी ज़्यादा हाल ही के समय में देखने को मिला है। इसके अलावा एक अपडेट है कि गुरुवार को यूएस आर्मी के एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट को गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप है कि ये चीन को अमेरिका की क्रूशियल डिफेंस इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था और इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए उसे टोटल $42,000 तक मिले थे। और जो इन्फॉर्मेशन पास की गई है उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, हाइपरसोनिक इक्विपमेंट, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, तो इससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मैप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो ये सभी शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसमें ताइवान चीन वाले किसी संभावित युद्ध की स्थिति में यूएस की योजना शामिल हो। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में पूर्व लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर एल रैम्बो सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार जागीर सिंह और हवलदार लश्कर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हवलदार लश्कर सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जो ऑपरेशन रक्षक है वो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।